नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NP द फायर में। मैं कई दिनों से आप सबों को अपने हिंदू विचारधारा, हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म की जो ऊंची मान्यता है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छोटी सी कोशिश जो मैं कर रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 28 मई है और 28 मई को वीर सावरकर का जन्मदिन है। 1883 में 28 मई को ही वीर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। वीर सावरकर बोले तो यह वो नाम है जो आज के आधुनिक इतिहास में हम अगर हिंदुत्व शब्द का नाम लेते हैं तो उस शब्द के जो रचनाकार हैं, बचपन से ही वीर सावरकर बहुत ही मेधावी छात्र थे। हाँ, एक ये बात और है कि उनकी माँ का देहांत वो जब 9 साल के थे तब हो चुका था और 16 साल होते होते तो उनके पिताजी भी गुजर गए। उनके बड़े भाई ने ये साहस दिखाया कि सावरकर तुम पढ़ो, जितनी पढ़ाई कर सकते हो पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन्होंने पुणे से स्नातक की डिग्री और लंदन से लॉ की डिग्री पाई थी। लंदन जब वो लॉ पढ़ने के लिए गए थे तो वहाँ वो इंडिया हाउस में रहते थे। उस समय जो इंडिया हाउस का माहौल था वो बहुत ही राजनीतिक माहौल था। उन्हीं राजनीतिक तानों बानों ने वीर सावरकर को राजनीति की तरफ प्रेरित किया। वैसे तो वो इतने मेधावी थे कि जब पुणे में वो पढ़ते थे उस समय ही जब वो भाषण देते थे, उसकी भाषण इतनी ओत-प्रोत, इतनी मातृभक्ति और इतनी देशभक्ति से लबरेज होता था कि लोगों के बिल्कुल हृदय और दिल पे असर करता था। उसकी ओजस्विता, उसकी वाणी इतनी गंभीर थी और इतनी चोटदायक थी कि लोगों के दिल तक उतरता था। इसलिए वो कुछ भी लिखता था, कुछ भी कविताएं करता था तो देशभक्ति से ओत-प्रोत होती थी। उसके लेखनी में दर्शनवाद नहीं, उसके लेखनी में उपयोगितावाद, प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद और उसकी लेखनी में कभी भी रूढ़िवादिता नहीं थी। हाँ, भले ही वो कट्टर हिंदू थे लेकिन रूढ़िवादी हिंदू नहीं थे। वो खुद लिखते हैं कि किसी भी धर्म की रूढ़िवादिता हमें स्वीकार नहीं है। प्रोग्रेसिव धर्म हो, धर्म का मतलब आगे बढ़ाने वाला एक कोई ऐसा मार्ग हो, पीछे अपने सलाखों में जकड़ के रखने वाला कोई धर्म हो, मुझे वो मंजूर नहीं है। इसलिए जो उनका दर्शन था, जो उनकी लेखनी थी, जो उनकी कविताएं थी, वो देशभक्ति से और बिल्कुल ही राष्ट्रवाद से ओतप्रोत था। वीर सावरकर लंदन में जब रहते थे उसी समय उसकी मुलाकात हरदयाल जी से हुई, मदन लाल डिंगरा जी से हुई। मदन लाल डिंगरा ने विलियम कर्जन को गोली मारी थी, उसकी हत्या की थी और उसकी हत्या के बारे में वीर सावरकर ही था जिन्होंने लेख लिखा था और उसी लेख के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनकी गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज़ों ने उसे भारत लाने के लिए जहाज़ पे बिठाया था और उस जहाज़ के बाथरूम के नीचे से वो भाग निकले थे, क्योंकि उनका लक्ष्य आगे की तरफ भागना था, फंस के रह जाना नहीं था। फिर एक बार और उनको फ्रांस से जब वो आ रहे थे तो शीशा तोड़कर वो भागने की साजिश रचे थे, लेकिन जगह पर जो उनके साथी थे वो वहाँ समय पे नहीं आ सके, इसलिए वो फिर से गिरफ्तार हो गए। आपको मालूम होना चाहिए वीर सावरकर ही एक ऐसा व्यक्ति है
जिसे इतिहास में 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। एकमात्र वो व्यक्ति जिसे 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई हो, एक 1910 में और दूसरी 1911 में। 1911 से लेकर 1921 तक वो सेलुलर जेल में रहे। काला पानी की सज़ा उन्हें मिली। काला पानी की सज़ा के वक्त में उन्होंने जो वध कहे, जो शब्द कहे, वो विचलित कर देने वाले थे। उन्होंने कहा कि जो कैदी हैं उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता है, उन्हें बैल के कोल्हू के बैल की तरह उन्हें घुमाया जाता है और लगातार काम कराया जाता है। रुकने पर उन्हें कोड़े बरसाए जाते हैं, उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती है। तो ऐसी यातनाओं के बारे में जो प्रखर होकर के जिन्होंने लिखा वो वीर सावरकर ही थे। वीर सावरकर वो पुरुष थे, वो महापुरुष थे जिन्होंने ये कहा, हमें किसी भी कीमत पर देश का बंटवारा स्वीकार नहीं है। परंतु जो उस समय के तात्कालिक तथाकथित कांग्रेसी नेता थे, जिन्हें आज़ादी से कुछ लेना देना तो था नहीं, जिनकी कांग्रेस पार्टी ही बनाई गई थी एक अंग्रेज़ों के द्वारा, और वो भी क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी वो क्रांति को अंग्रेज़ों ने तो दबा दिया। लेकिन ऐसी क्रांति फिर से ना हो, इसके लिए उन्होंने एक राजनीतिक दल का निर्माण किया जिसका उद्देश्य ये था कि ऐसी क्रांति फिर से ना हो। वो आज़ादी के खिलाफ था, अंग्रेजी शासन के साथ था वो कांग्रेस पार्टी, जिनको अंग्रेज़ों ने तोहफे में भारत की आज़ादी दे दी। और जो विचारक थे, जो असली हकदार थे, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ऐसे लोगों को दरकिनार किया गया। और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस का तो रहस्यमयी मौत हो गई, लेकिन वीर सावरकर को इन लोगों ने वो 1966 तक जिंदा थे, लेकिन इन लोगों ने उन पे हमेशा आक्षेप ही लगाते रहा और उन्हें येन केन प्रकारन जेल में डालने का, उन्हें प्रतिबंधित करने का हमेशा इन सरकारों ने कार्य किया। एक क्रांतिकारी इस देश में कैसे जिया, इस देश में अपनी अस्मिता को कैसे धूमिल होते हुए उन्होंने देखा, फिर भी हर समय उन्होंने संघर्ष किया। और चाहे उनको जैसी भी यातना दी गई हो, मानसिक प्रताड़ना दी गई हो, आपको मालूम होना चाहिए कि जो गांधी जी ने उन्हें वीर कहा, उस गांधी जी के हत्या में उसकी हत्या की साजिश में उसे गिरफ्तार किया गया था। ये और बात है कि वो निर्दोष होकर के निकले। तो ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई, ऐसे ऐसे मानसिक प्रताड़नाएं दी गई इस देश के राजनेताओं के द्वारा। वैसे वैसे महान महान हस्तियों को जो देश के प्रति अपना एक एक बूंद निचोड़कर गिरा देने में अपना स्वाभिमान समझता था, वो 2 बार जेल से भागने की कोशिश की। बाद में उन्होंने देखा कि हम जेल में रहकर ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए वो बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय के अनुनय पे उनको बाहर निकाला गया। इसके बाद वो समाज में हिंदू जागृति के लिए काम किया, हिंदू के विकास के लिए, हिंदू के उत्थान के लिए काम किया। वही वीर सावरकर सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 को एक गदर नहीं माना। उन्होंने कहा 1857 की जो क्रांति थी वो विदेशियों और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली आज़ादी की लड़ाई थी। और ऐसे उन्होंने परिभाषित किया आज़ादी की लड़ाई को कि लोग के रोम रोम में, जन जन में ये भावना पैदा हुई कि वो सिर्फ पुलिस का, सिर्फ सैनिकों का संघर्ष नहीं था, वो सचमुच में आज़ादी की लड़ाई थी। और जब लोगों ने इस बात को पहचाना तो फिर आज़ादी की लड़ाई की ओर और भी
आगे बढ़ चढ़कर सामने आए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वीर सावरकर ने जो ख्वाब देखा, जो मन में संरचनाएं रची, भारत ऐसा हो, भारत की छवि कैसी हो, तो उनके छवि को जिन्होंने ठेस पहुंचाया, जिंदा रहते हुए भी उनके कार्यों को जिन सरकारों ने ठंडे बक्से में डाल दिया, उसे बाहर नहीं आने दिया, उनके महान कृतियों को धूमिल करने की कोशिश की। हमारी आज़ादी ही ऐसे लोगों के हाथ में चली गई कि जहाँ से हम आज़ाद ही नहीं हो पाए, और हमारा देश एक ऐसा धर्मशाला बनकर रह गया जहाँ हम विकास को अगर एक कदम आगे जाते हैं तो यहाँ 4 कदम पीछे खींचने वाले हमारे ही देश के और नागरिक हैं। राष्ट्रभक्ति कहीं नहीं बची, सभी अपने अपने जेब भरने पे लगे हुए हैं, 2-2 पैसे में 2-2 टके में बिकते हैं। यहाँ के लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े धनाढ़ियों के मन में देश के प्रति कोई चिंता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मन में ऐसा भावना नहीं है। तो फिर ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? इस देश को अगर आगे बढ़ना है तो वो विचारधाराएं लानी पड़ेगी जो कि एक छोटा सा देश इजराइल के हर एक नागरिक में है। वहाँ की सरकारी एजेंसियां हैं जो हर एक नागरिक को देश से जोड़ने को प्रेरित करती हैं, अपने जीवन के 2 साल 3 साल सेना में देने को प्रेरित करती हैं, और हर नागरिक सेना में जाकर देश की सेवा 3 साल करता है और वो यह विश्वास अपने दिल में लाता है, उसकी मान्यताएं आती है कि ये देश है तो हम हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश की तरक्की, इस देश का जो उत्थान है उसी में हम सबका उत्थान है। तो ये भावना जब तक हमारे जहन में नहीं आएगी, जब तक हमारे संपूर्ण भारतीयों के जहन में नहीं आएगी, तब तक हम शायद पीछे ही रहेंगे। तब तक हम कितना ही कोशिश कर लें, हम विकसित होने की कोशिश कर लें, डेवलप्ड कंट्री होने की कोशिश कर लें, पर वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए मैं आज के दिन को बहुत ही पवित्र मानता हूँ कि अगर कुछ आशाएं बाकी हैं, यदि हमारे मन में कुछ संभावनाएं अब भी बाकी है कि हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान को सर्वोच्च शिखर पर देखेंगे, हम अपनी मान्यताओं को सर्वोच्च शिखर पर अगर देखना चाहते हैं तो उन मनीषियों को याद करते रहना चाहिए, उनके योगदानों को याद करते रहना चाहिए। वीर सावरकर की जय, और उनके जो कर्म हैं उनके लिए उनको लाख लाख शीश झुकाकर नमन। नमस्कार, धन्यवाद।